और उसी दौरान मैंने साइबर कैफ़े का भी संचालन किया क्योंकि घर की आर्थिक परिस्थितियाँ थोड़ी गंभीर थी, ताकि मैं कुछ घर वालों को भी कंट्रीब्यूट कर सकूँ। था कि मुझे सिविल सर्विसेज में भी जाना है, तो उसके लिए भी मैं थोड़ा पैसा बचाना चाहता था। और लेकिन जो पैसा मैंने बचाया तो शायद कोचिंग या दिल्ली जैसे शहर में रहने के लिए पर्याप्त नहीं था, तो मैंने कुछ बैंक से लोन भी लिया, जिसमें मैंने अपनी दुकान पे लोन करवाया। साथ ही अपने दादा के अकाउंट पे भी कुछ मैंने लोन लिया है, जो अभी भी पे करना है नेक्स्ट मंथ। वक्त मुझे तैयारी करते हुए 4 से 5 महीने हुए थे, तो मेरे अंदर एनर्जी थी, मैं अच्छा कर रहा था कंटिन्यू मॉक टेस्ट या जो भी मैंने कोचिंग ली थी वहाँ के टेस्ट में, तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा था कि शायद मैं कर लूँगा। लेकिन मुझे कुछ अल्टीमेट उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी हमारे साथ एक सर बैठे हुए हैं। सर का सिलेक्शन 296 रैंक के साथ यूपीएससी सीएससी एग्जाम में हुआ है। सर हिंदी मीडियम से हैं। सर से आज हम बातचीत करने वाले, सर ने कैसे तैयारी किया, स्ट्रगल, सब कुछ पे। यदि आप लोग नया है चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक बने रहे। कोई भी डाउट हो तो आप सब लोग इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। सर के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर कैसा लग रहा है इस बनने के बाद? काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी लोग मेरे क्षेत्र से और दूर दूर से बधाई देने के लिए आ रहे हैं, तो वो लोग भी काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारा एक बैकवर्ड एरिया है और यहाँ से एक इतना बड़ा अचीवमेंट मैंने हासिल किया है, तो उनके लिए भी एक गर्व की बात है। और मुझे भी तरह तरह के लोगों से बात करके उनके विचारों को जानने का मौका मिल रहा है, तो मैं भी काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जी सर, शुरुआत से अपना नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम मोइन अहमद है। मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले के ग्राम जटपुरा का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग तक्षशिला शिशु वाटिका स्कूल पास में ही है, बांसे की है। उसके बाद मैंने 10th की एजुकेशन गांव के ही SSM इंटर कॉलेज से प्राप्त की। 12th की एजुकेशन भी मैंने गांव में ही स्थित RS इंटर कॉलेज से प्राप्त की। स्नातक की पढ़ाई मैंने 5 किलोमीटर दूर एक निजी महाविद्यालय है जो महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से संबंधित है, वहाँ से प्राप्त की। और उसी दौरान मैंने साइबर कैफ़े का भी संचालन किया क्योंकि घर की आर्थिक परिस्थितियाँ थोड़ी गंभीर थी, ताकि मैं कुछ घर वालों को भी कंट्रीब्यूट कर सकूं। और उसी टाइम मैंने सोचा था कि मुझे सिविल सर्विसेज में भी जाना है, तो उसके लिए भी मैं थोड़ा पैसा बचाना चाहता था। और लेकिन जो पैसा मैंने बचाया तो शायद कोचिंग या दिल्ली जैसे शहर में रहने के लिए पर्याप्त नहीं था, तो मैंने कुछ बैंक से लोन भी लिया, जिसमें मैंने अपनी दुकान पे लोन करवाया। साथ ही अपने दादा के अकाउंट पे भी कुछ मैंने लोन लिया है, जो अभी भी पे करना है नेक्स्ट मंथ। और साथ ही इसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान ही इग्नू से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर की उपाधि प्रदान मतलब मुझे मिली, और 2021 में मैंने नेट JRF भी क्वालिफाई किया। जी सर, आपका कौन सा प्रयास था? ये मेरा ओवरऑल 4th प्रयास था, लेकिन मेंस और इंटरव्यू का ये मेरा प्रथम प्रयास था। प्रथम प्रयास। पिछले प्रयासों में सर क्या गलतियाँ हुई और नए एस्पिरेंट को से क्या सीख लेना चाहिए? देखिए, जैसे पहला जो अटैम्प्ट था वो मैंने 2019 में दिया था। उस वक्त मुझे तैयारी करते हुए 4 से 5 महीने हुए थे, तो मेरे अंदर एनर्जी थी, मैं अच्छा कर रहा था कंटिन्यू मॉक टेस्ट या जो भी मैंने कोचिंग ली थी वहाँ के टेस्ट में, तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा था कि शायद मैं कर लूँगा। लेकिन मुझे कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं था कि ठीक है आप 1-2 सब्जेक्ट में अच्छा कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो 6 से 7 सब्जेक्ट आपको प्रीलिम्स में है, तो सभी सब्जेक्ट में आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो उस वजह से जो पहला अटैम्प्ट दिया तो मैं कहूँगा कि अधूरी तैयारी के साथ ही दिया। तो पहले अटैम्प्ट में मेरी वो गलती रही कि मैंने टाइम नहीं दिया। दूसरे अटैम्प्ट में एक्चुअली 2020 में फरवरी तक मेरी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही थी। मैंने मेंस का कंप्लीट किया था और मार्च अप्रैल मई मेरा प्लान था कि मैं प्रीलिम्स की तैयारी करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना आ गया, तो जिसकी वजह से लॉकडाउन हुआ और मुझे घर आना पड़ा। तो जो मेरी बुक्स थी या जो मेरे नोट्स थे तो वो दिल्ली में ही रह गए, तो जिस वजह से क्या हुआ कि और एग्ज़ाम भी पोस्टपोन्ड हो गया, फिर अक्टूबर में चला गया, तो एक लंबा गैप हो गया। तो उस गैप में मैंने जो मेरे नोट्स थे वो मुझे पढ़ने नहीं मिले, तो मैंने नए तरीके से दोबारा सारी पढ़ाई की, तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली, लगभग 150 से 200 मॉक टेस्ट लगाए। तो फिर हुआ है कि एग्ज़ाम में ओवर थिंकिंग हो गई, हर एक क्वेश्चन लग रहा था कि यार ये पढ़ा हुआ है, तो जिस वजह से मुझे काफ़ी नुकसान हुआ। और थर्ड अटैम्प्ट में फिर मैंने ये कोशिश की कि जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि 3 से 4 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस, टेक, इन्वायरमेंट या मॉडर्न हिस्ट्री, बाकी कुछ सब्जेक्टों पर कम ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने भी कुछ सब्जेक्ट की रणनीति बनाई थी, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि UPSC में पैटर्न चेंज होता रहता है, तो 2021 में फिर से वो पैटर्न बदला, तो जो मेरी रणनीति थी वो फेल हुई।
तो जिससे मैंने जो मेरा चौथा प्रयास है तो उसमें मैंने कोशिश यही की कि मुझे एक तो सभी सब्जेक्टों को बराबर वेटेज देना है, कोई भी सब्जेक्ट को कम या ज़्यादा नहीं करना है। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए कम से कम पढ़ना है, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और एक टाइम तो मुझे हो ही गया था, तो इन सारी अपनी कमियों को मैंने खुद से जाना। और भी जो कमी मुझे नज़र आ रही थी, जहाँ जहाँ मैं कमज़ोर था, जैसे कि 2020 में मैंने CSET को इजी लिया था क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था, तो मुझे लग रहा था मैं कर पाऊँगा और मैंने 4 से 5 मॉक टेस्ट लगाए तो परफॉर्मेंस अच्छी भी आई थी, बट मैं फेल हो गया था 2020 में CSET में। तो वो चीज़ मेरे बैक ऑफ द माइंड थी कि नहीं, CSET को भी अच्छे से लेना है, तो इस बार कोई गलती नहीं करनी है। और जब ये सारा ही मैंने अपने कमियों को जाना, उनको पहचाना, उन पे काम किया, तो उसका रिजल्ट अब आपके सामने है। जी सर, पूरे दिन का अपना टाइम टेबल बताइए कि कैसे कैसे आप दिन की शुरुआत करते थे, क्या क्या पढ़ाई करते थे? दिन की शुरुआत ये कहूँगा कि मेरा कोई फिक्स शेड्यूल तो था नहीं। मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं डिवाइड करता था किसी भी प्लान को कि मुझे अगले 6 महीने में प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, तो फिर 3 महीने क्या करना है, 1 महीने क्या करना है, 15 दिन क्या करना है, 7 दिन क्या करना है, पर डे क्या करना है। तो इस तरीके से मैं बड़े बड़े गोल सेट करता था, फिर उनको बहुत छोटे छोटे डिवाइड करता था, और पर डे का मेरा एक शेड्यूल रहता था कि मुझे आज इस दिन इतने घंटे की पढ़ाई करनी है, और कोशिश ये रहती थी कि उसको मैं पूरा कर पाऊँ। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि उठ के ये करना है, बस ये था कि 24 घंटे में से इतने घंटे मेरी पढ़ाई हो जानी चाहिए, तो मैं सेटिस्फाई रहता था। फिर मैं आराम से सो सकता था या जो भी घूम सकता था, वो सब चीज़ें करता था। ओके सर। सर जैसा कि कई बार एस्पिरेंट होता है कि कितने सब्जेक्ट लेकर नए एस्पिरेंट को चलना चाहिए। मान लो आपकी हिस्ट्री चल रही है, अभी हिस्ट्री में आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिया, तो फिर आगे वैदिक सभ्यता आया, तो इसको कैसे रिवीजन करना है और एक बार में कितने सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए? जैसे कि हिस्ट्री और पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, तो एक बार में कितने सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए एस्पिरेंट को? देखिए, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से 2 सब्जेक्ट सफिशिएंट रहेंगे, क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको बोरिंग लग सकता है कि बार बार आप एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरूरी सूचना, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है। बहुत से कोचिंग अलग अलग रिजल्ट का क्लेम कर रहे हैं, वैसे में एक है PW1IS। सुना है इस बार PW1IS का रिजल्ट काफ़ी अच्छा हुआ है, जिसकी तारीफ बहुत से टॉपर्स और टीचर्स कर रहे हैं। सबसे पहले उन सभी टॉपर्स को बधाई। अब तारीफ हो रही है तो कुछ न कुछ बात तो होगी ही। यदि आप भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और टॉप 5 में अपना रैंक निश्चित करना चाहते हैं, तो आज ही आप लोग अपना तैयारी शुरू करें PW1IS के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि PW1IS ने आपके लिए प्रतिज्ञा दिवस, जो कि सिर्फ 15 मई तक ऑफर था, अब उसको स्टूडेंट की हाई डिमांड को देखते हुए ये ऑफर 1 जून तक जो है शिफ्ट कर दिया गया है। तो प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर के बारे में आपको मैं बता दूं, यहाँ पे हर कोर्स पे जो है 1500 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। जैसे प्रहार 2024 इन इंग्लिश, इसमें भी आपको 1500 का जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। प्रहार 2024 इन हिंदी, इसमें भी 1500 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। टाइटन 2024 इन इंग्लिश में 1500 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। संकल्प 2025 इन इंग्लिश, इसमें भी 1500 का जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। और संकल्प 2025 इन हिंदी, इसमें भी 1500 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। साथ ही यदि आप सब लोग हमारा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 500 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। देर किस बात का। आप सब लोगों के लिए PW1IS एक और बढ़िया चीज लेके आया है। बहुत से स्टूडेंट का कमेंट्स आ रहे थे कि सर PW1IS का मुझे नोट्स चाहिए, बुक्स चाहिए। तो जिन लोगों ने कोर्स परचेज किया उन्हें तो ये बुक मिलेंगे ही, साथ में जो लोग नहीं लिए वो लोगों को काफ़ी डिस्काउंट पे बुक मिल रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सब लोग देख सकते हैं कि PW के बुक्स का जो है यहाँ पे प्राइस दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया हूँ, आप सब लोग इस कोर्स को ले सकते हैं, साथ में बुक्स को खरीद सकते हैं। बाकी अंत तक बने रहे। तो 2 सब्जेक्ट से आपका थोड़ा गैप बना रहेगा, जो आपको मतलब हम कहें कि बोरिंग होगी तो वो नहीं होगी। जबकि अगर 3 सब्जेक्ट अगर आप लेंगे तो फिर उससे भटकने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा कि स्टार्टिंग में 2 सब्जेक्ट ले लीजिएगा। और एक जो मेरी अपनी रणनीति थी कि जब मैं रिवीजन करता था तो शुरू में मैं रिवीजन 2 सब्जेक्टों को एक साथ करता था, तो उसमें मेरा बहुत टाइम चला जाता था। तो फिर मैंने अपनी एक ये रणनीति बनाई थी कि मैं एक ही सब्जेक्ट का रिवीजन एक बार करूं। जैसे मैंने इकोनॉमी थी तो मैंने इकोनॉमी की 30 से 35 क्लासेस की थी, तो उसको मैं रिवाइज करने के लिए अगर 8 दिन रख रहा हूँ तो
साथ में फिर पॉलिटी के लिए भी 8 दिन रख रहा हूँ। तो मैंने वो चीज़ कट करके ये सोचा कि यार मैं 4 ही दिन में इकोनॉमी करूँ तो 4 ही दिन में पॉलिटी। तो उससे क्या होता है ना कि आपके जो पढ़ने की स्पीड है वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और आपको ना जो अपना गोल है वो भी बहुत जल्दी पाने की कोशिश रहेगी। तो फिर मैंने लास्ट में जो रिवीजन करता था तो मैं एक सब्जेक्ट का एक ही बार करता था कि यार 4 दिन में मैंने अगर पॉलिटी पढ़ ली तो एटलीस्ट 4 दिन में मेरा पॉलिटी कंप्लीट हो गया, अगले 4 दिन में मेरा इकोनॉमी कंप्लीट हो गया, अगले 4 दिन में मेरा एनवायरनमेंट हो गया। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। बाकी आप अपने आप को पहचानिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि हर एक इंसान अलग है तो उसकी अलग अलग रणनीतियाँ हो सकती हैं। सर यूपीएससी प्री की बात करें तो सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो नेगेटिव मार्किंग से एस्पिरेंट को कैसे बचना चाहिए सर, और कम से कम कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए प्री में? देखिए ये डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है कि मेरी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं थी, तो मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे ज़्यादा अटेम्प्ट करने पड़ते थे। अगर आपको लग रहा है कि आपके 70-75 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें अगर 55-60 सही हो रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि कम से कम अटेम्प्ट करें। जैसे मेरे एक सहपाठी थे वो 73-75 क्वेश्चंस करते थे और उन्होंने हर बार 3 बार एटलीस्ट उन्होंने प्रीलिम्स निकाला है। बट वही मेरे केसेस में था कि मैं 90+ करता था, क्योंकि मेरा एक्यूरेसी उतना अच्छा नहीं है। तो जो क्वेश्चंस मतलब बाउंसर टाइप होते हैं या जिनमें हम अपना लॉजिक लगा सकते हैं तो उसमें मेरी स्किल थोड़ी बेहतर है, तो वहाँ मुझे एडवांटेज मिल जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने आप को जानें, किसी को फॉलो मत कीजिएगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि 100 के 100 क्वेश्चंस भी करते हैं, कुछ 95, कुछ 80। तो आप कहाँ स्टैंड करते हैं? तो आप अपने आप को खुद को समझिए सबसे पहले कि आपको क्या करना है। जी सर, अपना प्री का स्ट्रेटजी बताइए पूरा। प्री के लिए जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी के लिए मैं बेसिक एनसीईआरटी पढ़ता था, उसके अलावा मेरे खुद के नोट्स थे। तो यहाँ से जो भी चीज़ें कवर होती थी एटलीस्ट 50 to 60% आपका यहाँ से कवर हो जाता है। उसके बाद मैं यूपीएससी के PYQ 95 से लेके 2020 सर यूपीएससी में सर मतलब प्रीवियस ईयर का मतलब फ़ायदा होता है कुछ यूपीएससी प्री में? यूपीएससी प्री में फ़ायदा तो होता है ऑब्वियसली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको एक तरीका मिलता है कि आपको आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि क्या है ना कि मार्केट में मॉक टेस्ट सीरीज है या और भी जो भी चीज़ें हैं तो उसमें क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है या जो क्वालिटी है तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट है यूपीएससी से। तो अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आप समझ पाएंगे चीज़ों को कि आखिर यूपीएससी क्वेश्चंस कैसे पूछता है। तो इसलिए रोल तो ज़्यादा है। और अभी हम देखते हैं कि 2 से 4 क्वेश्चन तो एज इट इज़ भी रिपीट हो जाते हैं। जैसे 2021 में भी 2 क्वेश्चंस इकोनॉमी का एक एज इट इज़ मुझे अभी याद नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन रिपीट हुआ था, और पॉलिटी का भी संवैधानिक सरकार से रिलेटेड एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था। जी सर, आंसर राइटिंग की तैयारी एस्पिरेंट को कब शुरुआत करनी चाहिए? जैसे मेरे केसेस में तो ये था कि मैं आंसर राइटिंग की शुरुआत जब से मैंने मेंस की तैयारी शुरू की थी तो उसी के साथ साथ कर रहा था, लेकिन उस वक्त मैं उतना लोड नहीं लेता था। मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं लिख लूँ। मैं कभी इस तरफ नहीं गया कि मुझे परफेक्ट बनना है। मुझे ये था कि मैं अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखूँ, कोई भी टॉपिक उसके बारे में लिखूँ। हाँ, उसके बारे में लिखूँ और अपने जो भी सीनियर हैं या जो मेरे मेंटर हैं उनको मैं दिखाऊँ कि क्या मैं सही लिख रहा हूँ या मैं आगे चलकर बेहतर कर सकता हूँ। तो शुरू में ये था कि मैं तो याद करता था पहले क्वेश्चंस को पूरा, उसके बाद फिर मैं लिखता था। तो जैसे ही आप धीरे धीरे इस तरीके से लिखते हैं तो आप एक दिन इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि आप बिन देखे भी क्वेश्चंस लिख सकते हैं। लेकिन वो आपको उससे पहले इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप पहले दिन ही लिखेंगे और पूरा हिला डालेंगे तो वो ऐसा कुछ है नहीं। ये एक मैराथन रेस है जो धीरे धीरे आप करेंगे। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना आपको इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि टाइमिंग है। जैसे कि जो भी 150 शब्द का क्वेश्चन रहता है तो उसको आपको 7 मिनट में कंप्लीट करना होता है, जबकि 250 जो शब्द का रहेगा वो आपको 10 मिनट में। तो मेरी कोशिश रहती थी कि मैं इतनी टाइमिंग के अंदर ही लिख पाऊँ क्वेश्चन को, तो उससे मेरी स्पीड भी मेंटेन रहती थी। और प्लस कंटेंट तो मैं कोशिश ये रहता था कि एवरेज ही रखूँ, क्योंकि परफेक्ट की तरफ जाऊँगा तो शायद पेपर कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। जी सर, आप जैसे कि बताया था भी कि आप साइबर कैफ़े पहले चलाया करते थे, तो जब आप तैयारी करने आए पुनः तो आपको क्या लगा? फिर आप कोई प्लान भी सोचे थे माइंड में, अगर नहीं होता सिलेक्शन तो फिर क्या करते सर? अभी एक्चुअली मेरा प्लान था कि मैं मतलब अपनी एज के हिसाब से कि यार 20 से 25 साल तक मेरा एक टारगेट रहेगा और उसी पर मैं फोकस करूँगा कि मैं उसको अचीव करूँ। तो अभी उस टारगेट को पूरा होने में नवंबर तक था मेरा प्लान कि नवंबर तक तो मुझे यूपीएससी ही करना है। और एकाग्रता से मैंने तैयारी की, बीच में कोई स्टेट पीएससी की तरफ भी मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पूरी तरीके से यूपीएससी पर ही लगा रहा और मुझे भरोसा था अपने ऊपर और अल्लाह पर भी भरोसा था कि अगर मैं चीज़ें ईमानदारी से करूँगा
किसी भी तरह की कोताही नहीं करूँगा तो मुझे सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और आज परिणाम आपके सामने है कि मैंने पूरी तरीके से फोकस किया था तो चीज़ें मेरे पक्ष में आई। जी सर, मैं पूछ रहा था आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है सर? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है। सर ऑप्शनल का चयन नए एस्पिरेंट को कैसे करना चाहिए, किस आधार पर करना चाहिए? देखिए, जब आप नए एस्पिरेंट होते हैं तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आप इन सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद कितने कंफर्टेबल हैं। और अभी तो जैसे हिंदी मीडियम में हिंदी लिटरेचर भी है, तो कुछ लोग पहले ही ग्रेजुएशन में पढ़ के आते हैं। तो आप अपने आप को जानिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे कि मुझे सजेस्ट किया गया शुरू में कि आप हिंदी लिटरेचर ले लीजिएगा, लेकिन मुझे लगा कि शायद मैं कविताओं को उतनी अच्छी तरीके से याद नहीं कर पाऊँगा या गद्य पद्य मेरा अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने 12th में थोड़ा सा पढ़ा था। तो मेरे वो दिमाग में भी नहीं था कि इसको तो मैं लूँगा ही नहीं। फिर एक बार मेरे दिमाग में आया कि मैं फ़िलोसफी ले लेता हूँ। फिर उसको भी मैंने देखा कि नहीं, यहाँ भी मैं फिट नहीं बैठ रहा हूँ। फिर मैं जब पॉलिटी पढ़ा तो मुझे लगा कि क्योंकि मैं बचपन से न्यूज़पेपर पढ़ता था कि ये सब्जेक्ट मेरे सबसे ज़्यादा करीब है, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स ओरिएंटेड रहता हूँ और मुझे नई नई चीज़ें सीखने में मज़ा आता है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसको मैं अपडेट कर सकता था, तो इसीलिए मैंने इसको चुना। बाकी बहुत सारे लोग सब्जेक्ट इसलिए चुनते हैं कि उनको अपडेट ना करना पड़े, तो वो हिस्ट्री ले लेते हैं या और भी कोई सब्जेक्ट है। तो आप अपनी अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिएगा। हर एक इंसान यूनिक है और हर किसी के पास असीम संभावनाएं हैं, वो कुछ भी कर सकता है किसी भी सब्जेक्ट के साथ। कोई सब्जेक्ट अच्छा या बुरा नहीं है, सब एवरेज हैं। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, जो भी आपने सब्जेक्ट को चुना है, और उसमें अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा। जी सर, एक करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा समस्या रहता है कि मार्केट में बहुत सारे मैगजीन आते हैं, कोई नया सा आ गया, कोई कुछ उठा लिया, कई एस्पिरेंट ऐसे कि चेंज करते रहते हैं हर महीने। तो करंट अफेयर के बारे में कुछ ऐसा ऑथेंटिक बताइए आप, जहाँ से आपने पढ़ा हो। ऑथेंटिक मेरा यही है कि सबसे पहले अपने सोर्सेज को लिमिटेड कीजिए। लिमिटेड, हाँ, यानी कि मैंने इस कोचिंग का ले लिया, दूसरे मैंने किसी और का ले जी लिया। जी, यही है कि देखिए, मतलब जो मेरी स्ट्रेटेजी थी या मैं जितने भी लोगों को बताता हूँ, मेरी कोशिश ये रहती है कि आप सबसे पहले तो कोई भी एक न्यूज़पेपर फॉलो कीजिएगा। अगर आप इंग्लिश का पढ़ सकते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, जो भी आप एक हैं, या हिंदी में दैनिक जागरण है, अमर उजाला का जो राष्ट्रीय संस्करण आता है। तो उससे क्या रहेगा, आपको आईएएस एस्पिरेंट को सर मतलब अखबार पढ़नी चाहिए क्या सर? हाँ, अखबार तो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि एक आईएएस एस्पिरेंट को अपना आसपास क्या हो रहा है उसकी तो जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस का। अखबार पे कितना टाइम देना चाहिए सर एस्पिरेंट को? आप डिपेंड करता है कि आपकी पढ़ने की स्पीड कितनी है। जैसे मैं अगर पढ़ता था तो मैं 1 से 1.5 घंटे में पढ़ लेता था, और डिपेंड ये करता है कि आप न्यूज़पेपर को पढ़ते भी किस तरीके से हैं। जैसे कौन सी चीज़ पढ़ते हैं? जी, जैसे अगर मुझे प्रीलिम्स के लिए पढ़ना होता था तो मैं 40 से 45 मिनट में न्यूज़पेपर पढ़ता था, क्योंकि मैं जो संपादकीय वाला पेज है वो छोड़ता था। लेकिन अगर मुझे प्री और मेंस के लिए पढ़ना होता था तो मैं 2 घंटे पे लगाता था, क्योंकि जो एडिटोरियल वाला पार्ट है उसके लिए मैं 1 से सवा घंटा अलग से पढ़ता था, और प्रीलिम्स के लिए 40 से 45 मिनट अलग से पढ़ता था। जी, और अच्छा सही। और दूसरी चीज़, जैसे आपने पूछा कि क्या फॉलो करना चाहिए, तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी एक न्यूज़पेपर जो डेली बेस्ड है, और अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि रिवाइज करने में आसानी रहेगी, और नहीं भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़, कोई भी एक मैगजीन फॉलो कीजिएगा, सिर्फ एक मैगजीन। अगर आप मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हैं तो सबसे अच्छा है। अगर आप क्या मंथली मैगजीन वाले न्यूज़पेपर भी पढ़ना होगा क्या, दोनों चीज़? हाँ, दोनों चीज़ें पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है कुछ चीज़ें अगर न्यूज़पेपर में नहीं आ रही हैं, जैसे कुछ मैगज़ीन ऐसी होती हैं कि वो योजना है, कुरुक्षेत्र हैं, या जो गवर्नमेंट्स के कुछ अलग जगह के आर्टिकल्स हैं, या बहुत अलग अलग जगह से आजकल इन्फॉर्मेशन है जो न्यूज़पेपर में कवर नहीं हो रही, तो वो आपकी मैगज़ीन में कवर हो जाती है, तो एक कॉम्प्रहेंसिव हो जाता है। और जो न्यूज़पेपर आपने पढ़ा है, तो अगर आप मैगज़ीन पढ़ रहे हैं तो 60 to 70% तो रिवाइज ही आप कर रहे हैं ना, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको अलग से करना पड़ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि एक तो या तो एस्पिरेंट क्या करते हैं कि मैगज़ीन 2-3 कोचिंग की पढ़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसका कुछ उतना लाभ मिलता है। फिर सबसे बड़ी बाधा ये आती है कि जैसे ही प्रीलिम्स नज़दीक आता है, 1 से 2 महीने रहते हैं, तो मार्केट में बहुत सारी क्रैश कोर्स लॉन्च हो जाते हैं करंट अफेयर्स के। तो आपने न्यूज़पेपर भी पढ़ा है, आपने 2-3 मैगज़ीन भी पढ़ी है, फिर आप क्रैश कोर्स भी करने जाते हैं। हाँ, तो आपके पास इतना मटेरियल हो जाता है कि आप रिवाइज ही नहीं करते। और मेरा मानना ये है कि अगर करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप कोई भी एक सिंगल सोर्स ले लीजिएगा, वहाँ से आप 12 से 15 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। जो बाकी के 4-5 क्वेश्चन हैं उनके लिए अपनी जो मेहनत है उसको ज़्यादा इधर उधर डाइवर्ट मत कीजिएगा। जो आपका सिंगल सोर्स है उस पर अडिग रहिएगा, और कोई भी मैगज़ीन या न्यूज़पेपर
आपको वो 12 से 15 क्वेश्चंस आसानी से दे सकता है, क्योंकि यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इशू बेस्ड आते हैं और इशू ऑलमोस्ट हर मैगजीन कवर कर लेती है। 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो बहुत वन लाइनर होंगे या बिल्कुल अलग ही तरीके के होंगे, तो आप उनके पीछे मत जाइएगा, क्योंकि बहुत सारी मैगजीन्स बहुत मोटी मोटी होती हैं, फिर वो बाद में क्लेम करती हैं कि ये क्वेश्चन इसमें से आया। तो अगर आप 250-300 पेज की मैगजीन पढ़कर 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा कर भी रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना बेहतर है। उससे बेहतर आपका यही रहेगा कि आप स्टैटिक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, तो जो आपकी पॉसिबिलिटी है वहाँ पर गलत होने की सवालों की, तो वो कम हो जाएगी, क्योंकि आप रिवीजन 2 से 3 बार कर लेंगे। प्लस जो आपका ये मैगजीन रहेगा सिंगल रहेगा तो आप रिवाइज ज़्यादा बार कर पाएंगे। तो 12 से 15 क्वेश्चन हो सकता है आपके सारे के सारे सही हो जाएं, क्योंकि आपने मल्टीपल टाइम पढ़ा होगा। तो इस चीज़ पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। जी ओके सर। सर इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे किया था और इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया? इंटरव्यू की तैयारी के लिए जैसे सभी लोग अपना डैप पर फोकस करते हैं, तो मैंने भी अपना डैप अच्छे से प्रिपेयर किया था। तो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में और अपने स्टेट के बारे में, और क्योंकि मैं स्काउट गाइड किया था स्कूल में, तो स्काउट गाइड से संबंधित मैंने सारी जानकारी इकट्ठे की। उसके बाद एनएसएस भी मैंने ज्वाइन किया था, तो एनएसएस से संबंधित जानकारी इकट्ठा की। और उसके अलावा क्योंकि मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन है, तो इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित जो भी इशू आ रहे थे तो उनको अच्छे से कवर किया। पॉलिटी से रिलेटेड सारे इशू कवर किए, और जो भी एडिटोरियल्स उस वक्त न्यूज़पेपर में आ रहे थे, कोई भी एक न्यूज़पेपर आप ले सकते हैं, तो मैं उसके सारे एडिटोरियल्स अच्छे से पढ़ रहा था एनालिसिस करके। और मॉक इंटरव्यू मैं पर वीक में मॉक इंटरव्यू देता था, फिर वहाँ से जो भी फीडबैक मुझे मिलता था, तो मुझे जो भी कमी नज़र आती थी उस पर मैं काम करता था। साथ ही मैं खुद शीशे के सामने प्रैक्टिस करता था, तो उससे मेरा खुद पता चलता था कि मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ, कितना मेरा कॉन्फिडेंस है, कहाँ मेरी आवाज़ ऊँची हो रही है, कहाँ नीची हो रही है। तो वो मेरी काफ़ी हेल्प की। साथ ही जो मेरे सीनियर थे, मतलब आशिफ यूसुफ, तो उनसे मेरा पर्सनली इंटरेक्शन होता रहता था, तो वो भी बताते रहते थे कि यहाँ पर ये कमी आ रही है या यहाँ पर इस चीज़ की चैलेंजेस आ सकता है, तो उन चीज़ों पर मैंने ध्यान दिया। थैंक यू सर। अच्छा ठीक है, शुक्रिया।